नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब जानिए राजकाज की बातें। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के 9 दिन तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। किसी भी समय संविधान पीठ इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा कर सकती है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी प्रसिद्ध अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश ने की है। दरअसल एकनाथ शिंदे की सरकार के शपथ ग्रहण में अंक 9 अर्थात मंगल की अवस्था प्रतिकूल है। यही अंक स्थायित्व का होता है और इसलिए इस वर्ष चलित में चढ़ते अंक 9 अर्थात मंगल की अवधि 21 मार्च 2023 से उतरते अंक 9 अर्थात मंगल की अवधि की समाप्ति 20 नवंबर 2023 के बीच शिंदे की यह सरकार कभी भी विदा हो सकती है, ये उनके तरफ से कहा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, जिसमें कि विधायकों की संख्या अधिक होने की वजह से एनसीपी उस सरकार की मुखिया होने की स्थिति में रहेगी। हाँ, यदि इस अवस्था के बाद भी एनसीपी मुख्यमंत्री पद शिवसेना को सौंप दे तो वो अलग बात है। एनसीपी का मुख्यमंत्री होने की अवस्था में सुप्रिया सुले की अपेक्षा अजित पवार इस पद पर दिख सकते हैं। और तीसरी बात, मुख्यमंत्री भले ही एनसीपी का बने अथवा शिवसेना का, महाविकास अघाड़ी की ये सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा करती नहीं नजर आ रही है। साथ ही चौथी बात का जिक्र जिस तरीके से किया गया है, कहा गया है कि शरद पवार के राजनीतिक परिदृश्य से ओझल होते ही एनसीपी टूट सकती है और अजित पवार और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में इसके 2 भाग बन सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रिया सुले को राजनीति से विदा होना पड़ सकता है। अलबत्ता उन दिनों भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के प्रबल आसार हैं। पांचवी बात यह रही, यदि सचमुच 21 मार्च 2023 और 20 नवंबर 2023 के बीच शिंदे सरकार गिरती है तो महाराष्ट्र के स्टार पॉलिटिशियन देवेंद्र फडणवीस का भविष्य महाराष्ट्र के बजाय दिल्ली में मोदी सरकार में किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में दिखाई देता है। तो गौरतलब है कि महाराष्ट्र के बारे में अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश पहले भी कई भविष्यवाणी कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर सही निकली है। उनकी पहली भविष्यवाणी 23 फरवरी 2021 को की गई थी, जिसमें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के समाप्त होने और शिवसेना भाजपा की सरकार शुरू होने के संकेत दिए गए थे, जो अंततः सही निकली है। इसी प्रकार 1 दिसंबर 2019 को अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। इसलिए अब हर किसी की निगाहें डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी पर, क्योंकि सभी भविष्यवाणी सही नहीं निकलती है। अलबत्ता अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश का सक्सेस रेशियो 88% है। तो जब सदन में सोनिया गांधी ने साथियों को दिखाई तस्वीर, सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले दिखा दिलचस्प नजारा, और सोनिया गांधी अपने फोन में साथी सांसदों को दिखाने लगी तस्वीर। टीआर बालू और फारूक अब्दुल्ला को ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई। दोनों से ज्यादा सोनिया के उत्साह पर डीएमके नेता दयानिधि मारन का ध्यान गया। इस दौरान डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सोनिया से तस्वीर देने की तक मांग कर दी। सोनिया ने सांसद सुप्रिया सुले को फोन देकर के कहा कि मारन को तस्वीर भेज दिया जाए। हालांकि सुप्रिया सुले डीएमके नेता दयानिधि मारन को तस्वीर नहीं भेज सकी। सदन के अंदर खराब कनेक्टिविटी के चलते नहीं की जा सकी फोटो शेयर, और बाद में मारन का फोन लेकर के सोनिया गांधी के फोन से ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ा। और इस दौरान सुप्रिया सुले ने अपने फोन से सभी की एक फोटो भी क्लिक की। तो पीएम मोदी के वैश्विक विजन से खत्म होगी डॉलर की दादागिरी। 8 देशों में खुले 39 वेस्ट्रो खातों से भारतीय रुपए में होगा कारोबार।
और जाने माने अर्थशास्त्री नूरील रूबिनी के मुताबिक भारतीय रुपया आने वाले समय में हो सकता है नया डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही है विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की संपत्ति और 8 देशों में 49 वेस्ट्रो खाते खोल करके रुपए में व्यापार का करार। वेस्ट्रो खाता यानी कि देशों के बीच करेंसी एक्सचेंज के और व्यापार की सुगमता। भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए करीब 50 देश कर रहे थे बातचीत और ऐसे में अमृतकाल में ग्लोबल करेंसी बनने की राह पर रुपया 30 देश जल्द साथ आएंगे। 8 दशकों से अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म होगी बादशाहत। तो चर्चा में मंत्री जी की एक ढक्कन शराब। मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी शराब की लत से परेशान नजर आए। दरअसल परेशान मंत्री जी मित्रों के साथ पहुंचे हरिद्वार के गायत्री मंदिर और गायत्री मंदिर में मंत्री जी ने कभी शराब ना पीने का संकल्प लिया। मित्रों ने हरिद्वार से लौट करके लगाई परिवार के सदस्यों की ड्यूटी। मंत्री जी के मित्रों ने कहा, यदि मंत्री जी शराब पिए तो बताना, लेकिन एक रोज तलब बढ़ने पर मंत्री जी ने पत्नी को कर लिया राजी। तेज खांसी में कफ सिरप की तरह एक ढक्कन शराब की फरमाइश। फिलहाल मंत्री जी की एक ढक्कन शराब बंगले पर बनी है चर्चा का विषय। तो भोपाल के बड़े होटल में ठेकेदारों की बैठक का रहस्य। भोपाल में इस सप्ताह एक अफवाह तेजी से वायरल हुई। अगर ये सच है तो हो सकता है बहुत गंभीर मामला। भोपाल के एक बड़े होटल में जुटे मध्य प्रदेश देश के एमपी और देश के बड़े ठेकेदार करीब 600 करोड़ चुनावी चंदा एकत्रित करने पर चर्चा की बातचीत भी हुई है और बदले में ठेकेदार को करीब 20,000 करोड़ एडवांस भुगतान की चर्चा है। ठेकेदारों को विभाग के हिसाब से 43,000 करोड़ मिलने की चर्चा है। और वैसे एमपी में ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट करना कोई नई बात नहीं है। कमलनाथ के समय जल संसाधन विभाग ठेकेदारों को 700 करोड़ का एडवांस पेमेंट चर्चा का हिस्सा बनी रही थी। एडवांस पेमेंट मामले में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी एफआईआर, लेकिन किसी भी ठेकेदार के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देश में एम्स की संख्या बढ़कर के अब 22 हो चुकी है। मोदी राज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। गरीबों के लिए वरदान बनी है आयुष्मान योजना। केंद्र सरकार ने 9 सालों में देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। पीएम मोदी के कार्यकाल में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर के अब 22 हो चुकी है। 8 साल पहले देश में एम्स की संख्या सिर्फ 7 थी।
पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। और वहीं कांग्रेस के 60 साल के शासन की बात करें तो देश में केवल एक ही एम्स था। देश में 2003 तक सिर्फ एक ही एम्स था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 नए एम्स स्थापित करने की योजना बनाई थी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राज्य में एम्स स्थापित करने की नीति बनाई। उसके तहत एम्स की संख्या अब बढ़कर के 22 हो गई है। तो गहलोत के जीवन का आज बड़ा दिन है। उनके 40 साल की पॉलिटिकल करियर का बड़ा दिन इसे माना जा रहा है। 19 नए जिलों की घोषणा नहीं है कोई मामूली घोषणा। इतनी प्रशंसा और मान शायद ही कभी मिला हो गहलोत को। एक झटके में ही बन गए पूरे आसार। दिसंबर में 8 सिविल लाइंस वापसी के आसार है। सिक्योरिटी इतनी कानो कान नहीं खबर हुई किसी को भी गहलोत के इस मास्टर स्ट्रोक की। अब जयपुर से दिल्ली तक गूंजा। गांधी परिवार से लेकर के भाजपा आलाकमान तक भी गूंज इसकी सुनाई दे रही है। और अब भाजपा के सामने गहलोत ने खड़ी कर दी है पहाड़ जैसी चुनौती। अब आज रात जयपुर दुबई के फ्लाइट में जरूर परेशान रहेंगे सतीश पूनिया। कल दुबई में उनके कई सार्वजनिक कार्यक्रम, लेकिन अब प्रवासी राजस्थानियों के इस कार्यक्रम में भी सुनाई देगी 19 नए जिलों की गूंज। मुस्लिम महिला को संपत्ति बंटवारे में आधा हिस्सा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मुस्लिम महिला को संपत्ति बंटवारे में पुरुषों की तुलना में आधा हिस्सा मिलने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया है। शरीयत एक्ट 1937 के तहत उत्तराधिकारी संबंधित विवाद का निपटारा होता है और शरीयत कानून के तहत पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा अली नामक महिला ने अर्जी दाखिल की है। संपत्ति के बंटवारे में उन्हें पुरुष सदस्य की तुलना में आधी हिस्सेदारी मिली है। ये भेदभाव है। याचिकाकर्ता महिला की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें पैतृक संपत्ति में पुरुष सदस्यों से आधी हिस्सेदारी मिली है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत कानून की धारा 2 को चुनौती दी गई है। कहा यह गया है कि इसके तहत मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में पुरुष की तुलना में आधी हिस्सेदारी मिलती है। और याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।
तो सहकारी बैंक भर्ती में शिंदे सरकार को झटका लगा है। दखल अंदाजी बताकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया है फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शिंदे की एक सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास संबंधित मंत्री द्वारा की गई समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है और जस्टिस विनय जोशी और वाल्मीकि एस.ए. मैनेजर्स की खंडपीठ ने अपने आदेश में शिंदे के फैसले को पूरी तरह से अनुचित बताया है। यह आदेश चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और संतोष सिंह रावत नाम के एक व्यवसायी द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया। बता दें कि रावत को शिंदे के फैसले का विरोध करते हुए बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और याचिका के मुताबिक स्थानीय नेताओं की इशारे पर सीएम का आदेश पारित किया गया था, लेकिन इसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि बैंक कर्मचारियों की भारी कमी का सामना भी कर रहा है और जिससे कि 93 शाखाओं को चलाना असंभव हो गया है। सीएम ने नवंबर 2022 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।